नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश में 19 तारीख यानी संडे की सियासी बुकिंग हो गई है, जब नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। लखनऊ में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जिस ग्राउंड पर शपथ ग्रहण होना है वहां पर अधिकारी सीटिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने में जुटे हुए हैं। राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री के भी लखनऊ जाने का कार्यक्रम तय हो गया है, यानी नई सरकार के लिए बैंड बाजा बारात तो तैयार है, लेकिन इस बारात के सियासी दूल्हे यानी भावी मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश को नए मुख्यमंत्री की मुंह दिखाई का इंतजार है, क्योंकि कोई भी नेता सीएम के नाम पर मुंह खोलने को तैयार नहीं जबकि नाम फाइनल नहीं हुआ होगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कल लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की शाम 4 बजे बैठक होने वाली है, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा होगा। यानी कल शाम तक का इंतजार अभी यूपी की जनता को करना पड़ेगा। स्मृति उपवन में रविवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल ही निर्णय कर देंगे। कल शाम को आपको मीटिंग के बाद तारीख बता देंगे। नए सीएम के शपथ ग्रहण के लिए संडे की बुकिंग हो गई है। लखनऊ के स्मृति उपवन की सफाई चल रही है। लखनऊ जोन के कमिश्नर, आईजी और दूसरे अधिकारी सिटिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट में लग गए। वीआईपी कहां से आएंगे, कहां पर स्टेज होगा, पब्लिक और ट्रैफिक को कैसे हैंडल करेंगे, इसकी प्लानिंग हो रही है। लेकिन ये सब जिसके लिए हो रहा है वो कौन है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि दूल्हे का पता नहीं, बैंड बाजा और बारात की तैयारी हो गई है। स्मृति उपवन में रविवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सारे अधिकारी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। ये पहली बार होगा जब इस ग्राउंड में कोई मुख्यमंत्री शपथ लेगा। 3 लाख के करीब कैपेसिटी है इस ग्राउंड की। और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के और प्रशासन के। सर, सबसे पहले ये बताइए कि पहली बार ऐसा होगा कि इस ग्राउंड में कोई मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो किस तरह की तैयारियों के लिए आप लोगों ने निर्देश दिए हैं? देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है और उसी के दृष्टिगत इस प्रकार का इंतजाम किया गया है और स्मृति उपवन का स्थल चुना गया है। तो ये स्थल बहुत ही उपयुक्त है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं। जो पुराना स्टेज बना हुआ है उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसकी हाइट कम है और उसके सामने जो है ज़्यादा संख्या में लोग नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए नए स्टेज बनाए जा रहे हैं। 2 स्टेज बनाए जाएंगे। उन स्टेज के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं होगी। दिखने में लगभग एक बड़ा स्टेज ही दिखाई देगा वो। 3 लाख लोगों की क्षमता वाला कांशीराम स्मृति उपवन में यूपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री भी रविवार को इस मैदान में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी पीएम का कार्यक्रम लखनऊ पुलिस को मिल गया है। स्मृति उपवन 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने कांशीराम के नाम पर बनवाया था। पहली बार इस ग्राउंड में किसी सीएम का शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। राज्यपाल भी तैयार बैठे हैं। एक अच्छा शानदार इस प्रकार का शपथ विधि का कार्यक्रम होगा और जिनका भी नाम होगा उनको मैं शपथ देने का जो मेरा कर्तव्य है संविधान के तहत वो मैं पूरा करूं। यानी हर कोई तैयार है, बस उसका नाम गायब है जिसके लिए ये सब तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने कम से कम 15 साल में नए मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का फुल सस्पेंस कभी नहीं देखा, जहां रिकॉर्ड तोड़ जनादेश के 6 दिन बाद भी सिर्फ नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कुछ साफ बताने की तैयारी नहीं है। कल विधायक दल की मीटिंग है, उसमें निर्णय करेंगे विधायक, तब चलो। शपथ की अगर बात करें तो शपथ ग्रहण कब तक वो समारोह होगा? बहुत जल्दी हो जाए साहब, बहुत जल्दी। कल ही निर्णय कर देंगे। कल शाम को आपको मीटिंग के बाद तारीख बता देंगे। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या युवा नेता होगा या फिर क्या पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा? इस सस्पेंस के बीच दिलचस्प तस्वीरें भी लखनऊ से देखने को मिल रही हैं। जहां नई सरकार और नए मंत्रियों के आने की तैयारी हो रही है, तो वहीं पुराने मंत्री और हारे हुए विधायक अपने बंगले छोड़कर जाने में जुटे हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा का आवास तो खाली भी हो गया और उस पर मोदी मैजिक वाला ताला लग गया, जिसकी आज दिन भर चुटकियां लेकर खूब चर्चा हुई। इस लिस्ट में श्रीपति सिंह और विशंभर सिंह यादव जैसे नेता भी शामिल हैं। अब तक अलग अलग विभागों के सलाहकार, निगमों के चेयरमैन और तमाम आयोगों के सदस्यों सहित 25 नेताओं से सरकारी सुरक्षा वापस ले ली गई है।
ये नेता लखनऊ में अपने सरकारी घर खाली करके अपने घर रवाना। हारे हुए नेताओं का दर्द है। यूपी ने तो अपने नए नेता चुन लिए हैं, लेकिन इन नए नेताओं का कैप्टन कौन होगा ये अभी कोई नहीं जानता। यूपी को अपने मुख्यमंत्री की इसी मुंह दिखाई का इंतजार है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। जिस नेता से भी पूछो वो कैमरे पर कहता है कि सीएम की रेस में नहीं है, यानी कोई भी नाम बताने को तैयार नहीं है, न ही कुछ संकेत देने को तैयार। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी सीएम के नाम पर सवाल पूछा गया, वो भी कुछ नहीं बोले। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अमित शाह से दिलचस्प बातचीत हम आपको आगे दिखाएंगे। ये यूपी में रिकॉर्ड तोड़ जनादेश के बाद अमित शाह का पहला इंटरव्यू है, लेकिन इससे पहले यूपी में सीएम वाले फुल सस्पेंस का विश्लेषण, जिसमें हर नेता को शायद ये लगता है कि वो ज्यादा बोलेगा तो उसका पत्ता कट जाएगा। वैसे केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को कई जानकार सीएम के लिए पक्का मान रहे हैं। मनोज सिन्हा पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गुड बुक में भी हैं। सर, यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह आप हो जाओगे। सर, आपके नाम को लेकर चर्चा तो काफी चल रही है। ये भी मुझे नहीं पता। मैं इस रेस में फिलहाल नहीं। मैंने कहा रेस में कोई नहीं है, मीडिया केवल रेस चला रहा है। जो भी संसदीय बोर्ड तय करेगा हम उसके साथ। ना, इसमें दौड़ नहीं हो रही है, पार्टी जो तय करेगी वो होगा। मैं किसी रेस में नहीं रहती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जिसका भी नाम सामने आ रहा है वो कैमरे पर आकर ना करने लगता है। आज केंद्रीय मंत्री और गाजीपुर से सांसद मनोज सिन्हा को भी मीडिया के कैमरों और माइक ने पकड़ लिया, जिनको कई लोग सीएम पद के लिए पक्का मानकर चल रहे हैं। मैं रेस के बारे में जानता हूँ। लेकिन सर, आपके नाम को लेकर चर्चा तो काफी चल रही है। ये भी मुझे नहीं पता। अरे सर, ऐसा लगता है सर, बुलेट ट्रेन बनाते आप खुद बुलेट ट्रेन पे बैठ जाए, लगता है तेज भाग। जिम्मेदारी मिलेगी तो जिम्मेदारी मिलेगी तो। मनोज सिन्हा हाथ जोड़कर चले गए, लेकिन सवाल वहीं पर रह गया कि टीम मोदी ने यूपी के लिए कौन से नेता पर मन बनाया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी आज फिर यही सवाल किया गया, जो अपनी दावेदारी को फालतू बात बता चुके हैं। आज तो क्लियर हो गया है सर। हो जाएगा तो जानकारी हो जाएगी, आप सबको चिंता मत करिए। सर, हम लोग चिंतित है ना। मिनिस्ट्री सर, यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह आप हो जाओगे। राजनाथ सिंह ने तो ये बात हंसी में उड़ा दी। अगला बड़ा नाम गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का है, जिनके लिए भी यूपी में काफी समर्थन है, लेकिन योगी भी अपनी दावेदारी को खारिज कर रहे हैं। यज्ञ और हवन कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े ऊंचे खंभों में चढ़ा जा रहा है। आपको लगता है कि आपका नाम भी आगे तेजी से बढ़ना चाहिए? देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी फैसला लेगा, सभी लोग उस फैसले के साथ में हैं। उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना अब लक्ष्य है। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी में सीएम पद के दावेदारों में माने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौर्य ने ये कहा कि यूपी में सीएम का सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें दी है, उससे ये लग रहा है कि मौर्य का नाम कट गया है। इतनी मेहनत आपने उत्तर प्रदेश में किया है, लगता था कि आपका भी नाम आएगा और आप भी रेस में हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अभी आपको क्या लगता है, आप रेस में सबसे आगे चल रहे हैं या फिर अपने आप को नीचे? रेस आप लोग तैयार कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी कोई रेस नहीं तैयार कर रही है। इस समय अध्यक्ष इस नाते जो मेरा दायित्व है उसको मैं निर्वाह कर रहा था, और रेस में कौन है कौन नहीं है ये विषय कहीं केवल मीडिया का है, भारतीय जनता पार्टी संगठन का यह विषय नहीं है। इसलिए आप सब कल शाम विधायक दल की होने वाली बैठक की प्रतीक्षा करें। रेस में भी कोई नहीं है और सीएम का नाम भी बताएंगे। 6 दिन से ऐसा सस्पेंस बना दिया है जो हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट को भी फेल कर दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के नाम का फैसला तो अभी लेना है, पर उसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखना है। ये वही ताला है जिसकी कुंजी की तलाश में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सर जोड़कर आसपास बैठते हैं, और कभी नाम काटते हैं तो कभी जोड़ते हैं। बोलने को तैयार नहीं तो दूसरे नेताओं का मुंह खोलने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सीएम वाले एक सवाल पर सबका एक जैसा जवाब होता है, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करे। जल्दी पता चलेगा उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथों में होगी। अब दावेदार तो होंगे ही, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी जीत है, तो जाहिर सी बात है कि दावेदार भी बहुत होंगे, और मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा वो बहुत ही अच्छा फैसला होगा। 325 का अमित भाई शाह का और नरेंद्र भाई मोदी का है, तो उनके विवेक पर
और संसदीय बोर्ड के बेबी को छोड़ना चाहिए, बहस करने की आवश्यकता नहीं। कार्यकर्ता कोई आएगा, मैं तो जो मुझे देखिए मैं किसी रेस में नहीं रहती हूँ। मैं किसी रेस नहीं दी जाएगी मैम। कौन बन रहा है आप मंत्री? अरे कोई ना कोई कार्यकर्ता ही बनेगा भैया। यूपी के सीएम वाली रेस में एक और नाम सुरेश खन्ना का बताया जा रहा है, जो शाहजहांपुर से 8वीं बार बीजेपी के विधायक चुने गए, लेकिन वो भी सीएम वाले सवाल पर हाथ खड़े करते नजर आए। केंद्रीय संसदीय बोर्ड का ये विशेषाधिकार है कि वो इस पद पर किसी व्यक्ति को तय करें। मैं इस रेस में फिलहाल नहीं। अलग अलग नामों पर अटकलों के बीच कानपुर में 5 बार के बीजेपी विधायक सतीश महाना की भी चर्चा है, जिनके समर्थक उन्हें सीएम बनाने के लिए हवन पूजन और प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के लिए लोग पोस्ट कार्ड कैंपेन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के लिए जोर लगा रहे हैं। उधर कई जगहों पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए हवन पूजन चल रहा है। आज तक ब्यूरो। यूपी की जनता तो सीएम के नाम का इंतजार कर रही है, लेकिन उत्तराखंड का इंतजार आज पूरा हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री होंगे, जिनका शपथ ग्रहण कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। उनके नाम का प्रस्ताव बीजेपी के नेता प्रकाश पंत और सतपाल महाराज ने रखा। इन दोनों नेताओं को भी सीएम पद की रेस में माना जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड में टीएम मोदी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का सीएम के तौर पर सिलेक्शन किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत 1984 से 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। वो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने यूपी में नरेंद्र मोदी के मिशन को संभाला था। उसके बाद वो झारखंड में बीजेपी की जीत के सूत्रधार भी बने। यूपी चुनाव के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का चुनाव प्रभार संभाला था। त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वो ऐसे नेताओं में हैं जिन्होंने उत्तराखंड की दलबदलू राजनीति में भी कभी अपनी पार्टी नहीं। खबरदार में अब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं की आजादी वाली आवाज उठाएंगे। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का वादा किया था। बम्पर जीत के बाद खुद बीजेपी इस बात को मान रही है कि उसकी जीत में मुस्लिम महिला वोटर्स का खास योगदान है, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को जमकर वोट डाले। अब जबकि बीजेपी ने यूपी में कमल खिलाया है, तो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को उसके वादे की याद दिला रही हैं और कह रही हैं, हमने तुम्हें वोट दिया, अब तुम हमें ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाओ। आज तक ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की आजादी वाली मांग को आवाज देने का बीड़ा उठाया है। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के चुनाव प्रचार में मोदी ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज उठाते रहे। अमित शाह ने भी ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के मन की बात पढ़ ली। अभी देश की सर्वोच्च अदालत में ट्रिपल तलाक पर एक मुकदमा लंबित है, जिस पर स्टैंड लेना है सरकार को। हम प्रदेश भर की मुस्लिम महिलाओं की इच्छा पूछेंगे और इच्छा जानने के बाद ट्रिपल तलाक के मामले में एक अपना हकारात्मक सोच महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगी। ट्रिपल तलाक पर शरीयत की दुहाई तो सब देते हैं, बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के हक की दुहाई दी। असर यह हुआ कि यूपी की जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का कोई चांस नहीं था, वहां भी बीजेपी डांस की मुद्रा में आ गई। यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने में भूमिका निभाने वाली मुस्लिम महिलाएं अब पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं। कह रही हैं, हमने तुम्हें वोट दिया, अब तुम हमें ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाओ। औरतों के लिए
ज़रूर सोचना चाहिए। हमने मोदी को इसके लिए आगे उनसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं मोदी जी से। प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया है, इसीलिए उन्होंने उनको वोट दिया है कि हम लोगों को न्याय मिल सके। सरकार बदली है तो आपको क्या लगता है? लगता है कि ये मामला जरा सही करा जाएगा, कानून बनेगा नया, तलाक ना हो। कानून बनने चाहिए, मतलब जो है तलाक ना होना चाहिए। यूपी में ट्रिपल तलाक की शिकार लाखों महिलाओं में आतिया साबरी भी है। सहारनपुर की रहने वाली आतिया साबरी ने 2 बेटियों को जन्म दिया तो उनके पति वाजिद को इतना गुस्सा आया कि उसने आतिया को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर तलाक दे दिया। हर जगह से हार कर अब आतिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो भी चाहती हैं कि मोदी अपना वायदा पूरा करें ताकि ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं का पिंड छूटे। हमने वोट भाजपा को दिया है और इसी नज़रिए से दिया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था, अब हमने तो अपना काम कर दिया है। अब ये देखना है कि उन्हें हमारे लिए क्या करना है। हम ये चाहते हैं कि हम जो मुस्लिम समाज की जितनी भी महिलाएं हैं वो तलाक से उन्हें किस तरह से निजात दिलाएंगे। ट्रिपल तलाक मर्ज सिर्फ यूपी की मुस्लिम महिलाओं का दर्द नहीं है, इसीलिए अब देश के कोने कोने से मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। हैदराबाद की रहने वाली सैयद हिना फातिमा और मेहरान नूर भी ट्रिपल तलाक की शिकार हैं। मुस्लिम महिलाओं के मन की बात को आवाज देने के लिए एक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी शुरू की है। आरएसएस ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस अभियान को 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने अपना समर्थन दिया है। समर्थन करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपने वायदे पर खरा उतरने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट हमने एक एफिडेविट फाइल किया, साफ कह दिया अपने एफिडेविट में कि ट्रिपल तलाक का जो प्रिंसिपल है वो गलत है। और देश में अगर जो पार्टी कानून सम्मत बात करें, भारत के संविधान के सम्मत बात करें, वहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। अब सभी धर्मों में सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए हमें मुस्लिम समाज से भी बहुत बड़े वोट मिले। 3 तलाक के मुद्दे पर सरकार का रुख साफ है, लेकिन मुल्ला मौलवी इस बात पर अड़े हैं कि ट्रिपल तलाक संविधान का नहीं बल्कि धर्म का मामला है, इसीलिए सरकार इस मामले से दूर ही रहे। आपसे ट्रिपल तलाक पर क्यों न बात करें? हम तमाम मुद्दे आपने गिना दिए, ट्रिपल तलाक से क्यों भागते हैं? मैं ट्रिपल तलाक को एक बदतरीन शय मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी जी उसका समाधान करें। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं है, वो इस्लामिक मैटर है, उसको मुसलमान हम मुसलमान खुद उससे बड़ी बड़ी 1000 गुना बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं की इस देश में है, उनको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? कैसे जोड़ रहे हैं क्राइम? अगर रेप को और आप ऐसे घर के सोशल रेप में जान जाती है, बराबर जला के मारने में जान जाती है, तलाक में एक औरत बेचारी की थोड़ी जान तो बची हुई है। ट्रिपल तलाक से आजादी के लिए मुस्लिम महिलाओं की जंग पुरानी है, लेकिन अब मुस्लिम महिलाएं आर पार के मूड में हैं। सरकार ये भांप चुकी है। मुस्लिम धर्मगुरु भी ये बात जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। क्या ये ट्रिपल तलाक जिसको आप बता रहे हैं इतना बड़ा मसला है, क्या ये आज से 2 साल पहले नहीं था? कुछ दिनों पहले ये मुद्दा इतना उठा है। सुनिए उसकी वजह है। ये कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि तब नहीं बोला तो अब मत बोलो? अभी सलीम इंजीनियर साहब ने गुजरात का भी एग्जाम्पल दिया था, तो गुजरात में जो हुआ वो एक क्राइम था। यहाँ विमेन राइट की बात हो रही है। एक क्राइम और एक राइट में फर्क होता है। जो गुजरात में हुआ उसे हम भी कहते हैं, सब मानते हैं कि वो क्राइम था। क्या आपको पता है कि ट्रिपल तलाक का काम तमाम करने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लेकिन इसे कॉमेडी कहें या ट्रेजेडी कि ट्रिपल तलाक को जायज ठहराने की नाजायज जिद पर अड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास बचकाने तर्क के अलावा कुछ नहीं है। इसकी एक बानगी हम आपको बताते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक के समर्थन में कोर्ट को जो तर्क दिए हैं, उनमें से एक तर्क यह है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में बेहतर फैसले लेने की क्षमता होती है। दूसरा तर्क यह है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं। पुरुष महिला पर निर्भर नहीं है, लेकिन महिलाएं अपनी रक्षा के लिए पुरुष पर निर्भर हैं। एक और तर्क सुनिए, महिला को मार डालने से अच्छा है कि उसे तलाक दे दो। हद ही है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐसे बचकाने तर्क सुनकर हंसी से लोटपोट तो हुआ जा सकता है, लेकिन यकीन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास ट्रिपल तलाक के समर्थन में अगर वाकई कुछ ठोस तर्क होते तो उसे ऐसे बचकाने तर्क का सहारा नहीं लेना पड़ता।
यहाँ बात धर्म की नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और भविष्य की है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं जानता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अल्जीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, सीरिया, ट्यूनीशिया समेत 20 से ज्यादा मुस्लिम देश ट्रिपल तलाक को दशकों पहले खत्म कर चुके हैं। वहां तो इसका कोई नेगेटिव असर आज तक नहीं देखने को मिला। इसलिए मुस्लिम लॉ बोर्ड ये समझ ले कि ट्रिपल तलाक के कानून से हट जाने से इस्लाम पर कोई